और आपको जीवन की प्रत्येक पहलू जो आपको व्यवहारिक जीवन में है वो फिजिक्स से, चूंकि नेचर का साइंस है, वो पूरी तरह से हर पहलुओं पर, अधिकांश पहलू जो हैं उस पर इसका यूज होता है और हर चीज़ की व्याख्या फिजिक्स में होती है। सार्थक रूप से विज्ञान में हर पहलू की व्याख्या होती है, ठीक है। तो अब उसी तरह से जैसे कहा जाए कि हीरा तो कीचड़ में भी चमकता है, ये सच्चाई नहीं है। हीरे को कीचड़ में से चमक नहीं होती है, हीरे को चमकाने के लिए उस विशेष एंगल पर तराशना होता है। अब विद्यार्थी यह कहे कि स्वतः ही वो प्रतिभा, जन्मजात प्रतिभा है, उसी के आधार पर वो रह जाएगा, तो बिना किताब देखे नहीं, उसका विकास तभी हो सकता है जब आपको वो उसको अभ्यास में रखें। इस प्रकार तराशने से हीरे में चमक आती है। विद्यार्थी भी अगर अभ्यास में रहेगा तभी वो साइंस का विद्यार्थी एक्चुअल में हो सकता है, ठीक है। तो ये हीरा पूरा आंतरिक प्रवर्तन कारण से चमकता है, जिसके लिए क्रांति कोण का मान आपको कितना होता है, 24 अंश होता है। इसलिए 24 अंश से जब भी कोण अधिक पर प्रकाश आपतित होगा तो उस इसमें जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम में जाती है तो उसका वेग बदल जाता है एवं वो अपने पथ से मुड़ जाती है। इस प्रकार प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम में जाने पर वेग में परिवर्तन एवं अपने पथ से विचलन की घटना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाती है। अभी प्रकाश के अपवर्तन कब होता है? जब किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम में जाती है। अगर इस अपवर्तन में भी नियम का पालन होता है जिसे अपवर्तन का नियम कहते हैं, तो विशेष तरह से दो नियम है आपका। पहला है आपका कि आपतित किरण या पाती किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, अर्थात एक ही प्लेन में होते हैं। दूसरा नियम है कि आपतन कोण के साइन और अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात आपको नियतांक होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। N12 सीबीएसई पैटर्न में उसको N21 भी लिख रहे हैं, यानी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ऐसा कह देते हैं। वर्तमान में N21 भी लिखा जाता है। तो ये बात वही है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, ऐसा कह देते हैं। और पहले कह देते कि आपका ऐसे लिखते हैं तो कहते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यह आपकी है। तो इस प्रकार आपको स्नेल का नियम क्या है? तो स्नेल का, इसी को जो दूसरा नियम, इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो स्नेल के नियमानुसार साइन आई बटे साइन आर बराबर आपका 1n2 या दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, जिसकी वैल्यू हो जाती है n2/n1। देखिए प्रकाश का अपवर्तन होता है तो आपको तरंग दैर्ध्य, तीव्रता, चाल बदल जाती है। बदलता क्या नहीं है? तो आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो और आपने क्या देखा कि साइन आई बटे साइन आर एक एक नियतांक होता है और इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अब यह अपवर्तनांक माध्यम की प्रकृति, ताप और प्रयुक्त प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर भी निर्भर करता है। अगर ताप भी बदल जाए तो भी अपवर्तनांक बदल जाएगा। अब आपका पदार्थ की प्रकृति बदल जाएगी तो भी बदल जाएगा, और प्रयुक्त प्रकाश के तरंग दैर्ध्य बदलेंगे तो भी अपवर्तनांक का मान अलग अलग होगा। यानी भिन्न भिन्न रंगों के लिए भी अपवर्तनांक का मान अलग अलग होता है। दूसरी बात कि अपवर्तनांक आपको इसका मात्रक नहीं होता है, ठीक है। ये मात्रक नहीं है, और ये भी देखा जाए तो समांतर से ये एक अदिश राशि है और मात्रक विहीन होता है, ठीक है। और अब देखिए इस अपवर्तनांक को दो तरह से व्यक्त करते हैं। यदि पहला माध्यम निर्वात लें
तो निर्वात के सापेक्ष अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं तो उसको निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। वो चूंकि निर्वात का अपवर्तनांक 1 होता है, इस स्थिति में वो उस माध्यम का एक्चुअल में अपवर्तनांक प्राप्त होता है, तो वो आपको निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। और अगर दूसरा एक माध्यम हो, वायु के सापेक्ष भी लेते हैं, तो चूंकि वायु का अपवर्तनांक भी 1.003 होता है और निर्वात का 1 होता है, तो निर्वात कहे या वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कहे, बात एक ही हो जाती है। समझ में आ रहा है ना? तो इस स्थिति में वो आपको निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है आपका। और अगर उसके सिवाय अगर दूसरे माध्यम लेते हैं तो उसको सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इस प्रकार यहाँ अपवर्तनांक 2 तरह के हुए, निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष कब होगा? जब पहला माध्यम आपका निर्वात होगा, तो निर्वात और के में से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाएगी तो वो आपको निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा। एक्चुअल में अपवर्तनांक जो निकाल रहे हैं आपको 1n2 या n ऐसे लिख रहे हैं, तो वह अगर वो निरपेक्ष अपवर्तनांक है तो निर्वात में प्रकाश का वेग और बटा उस माध्यम में प्रकाश का वेग, यानी प्रकाश के वेग में उस माध्यम के अपवर्तनांक से भाग दे देते हैं तो उस माध्यम में प्रकाश की वेग की जानकारी आपको प्राप्त हो जाती है। ठीक ना? ये निरपेक्ष अपवर्तनांक की स्थिति में बता रहे हैं। सापेक्ष अपवर्तनांक तो क्या होता है? 2 माध्यमों के अपवर्तनांक के अनुपात होता है। तो 2 माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात ही सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। ठीक है? अब इसके मतलब कि अगर प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम में जाती है तो आवृत्ति नहीं बदलती है, परंतु वेग क्या होता है उसका बदल जाता है। और एक चीज और भी देखें कि साइन आई बटे साइन आर बराबर n2/n1। अब देखिए माध्यम 2 तरह के होते हैं, मैंने अपेक्षाकृत सघन माध्यम और विरल माध्यम। विरल माध्यम वह माध्यम होता है जिसमें प्रकाश की वेग अधिक होती है और सघन माध्यम वह माध्यम होता है जिसमें प्रकाश की वेग अपेक्षाकृत कम होती है। जितना प्रकाश का वेग कम होगा वो प्रकाश तो उतना ही सघन माना जाता है और जिसमें प्रकाश का वेग अधिक होगा वो विरल माना जाता है। इस प्रकार अगर प्रकाश किरणें विरल से सघन में प्रवेश कर रही है, विरल से सघन में प्रवेश कर रही है, तो उस स्थिति में क्या होगा? n2 ग्रेटर देन n1 होगा। जब n2 ग्रेटर देन n1 होगा इसके मतलब कि साइन आई ग्रेटर देन साइन आर होगा, यानी आई ग्रेटर देन आर होगा या आर लेस देन आई भी कह सकते हो। इसके मतलब कि जब किरणें विरल से सघन की ओर जाएगी तो आर का मान कम होगा, यानी क्या होगा? वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ध्यान आ रहा है ना? यानी जब किरणें सघन से विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इसके विपरीत यदि आपको पहला माध्यम अगर सघन है और दूसरा माध्यम विरल है तो उस स्थिति में क्या होगा? दूसरा माध्यम विरल होगा तो ये आपका n2 का मान लेस देन n1 होगा, साइन आई लेस देन साइन आर होगा, आई लेस देन आर होगा। इसके मतलब कि क्या होगा? उस स्थिति में यानी किरणें अगर सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से क्या हो जाएगी? दूर हट जाती है। इस तथ्य को आपको ध्यान रखना होगा। इस प्रकार आपने एक्चुअल में है क्या चीज़ कि जो साइन आई बटे साइन आर लिख रहे हैं n2/n1, मैं अभी समझा था कि निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश का वेग बटे उस माध्यम में प्रकाश का वेग उसके अनुपात हो। तो उसी प्रकार n1 बराबर क्या होगा? c/v1 हो जाएगा, भाग दोगे तो v1/v2, यानी उस माध्यम में प्रकाश की वेग और बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात ही क्या होता है? आपका वही अपवर्तनांक है। ठीक ना? और चूंकि v बराबर n इंटू लेमडा होता है प्रकाश के इसमें अगर लेते हैं तो न्यू इंटू लेमडा कहा जाए तो उस स्थिति में भी क्या होगा आपका कि यह लेमडा 1/λ2 अर्थात प्रकाश के वेग से अनुपात कहें या आपको तरंग दैर्घ्य से अनुपात कहें तो उसके ये आपको बराबर होता है। इस प्रकार आपने क्या देखा कि प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है तो अपवर्तनांक क्या है? या तो दोनों माध्यमों के में प्रकाश के वेग के अनुपात है या
तरंग दैर्ध्य का अनुपात भी कह सकते हैं कि दोनों माध्यम प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है, तो तरंग दैर्ध्य तो एक्चुअल में वहां बदलाव आएगा ना, वेग नियत का वेग से ही आकलन करिए कि ये निकालने के लिए आपको गणितीय आकलन के लिए बता दिया गया, लेकिन दोनों माध्यम प्रकाश के वेग का अनुपात ही क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। ये अगर तो सापेक्ष अपवर्तनांक होगा जब दोनों माध्यम प्रकाश का वेग और पहला माध्यम अगर निर्वात है तो उस स्थिति में निर्वात आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक प्राप्त होता है। अब ये भी समझिए कि प्रकाश का पथ जो होता है, यानी प्रकाश के पथ की उत्क्रमणीयता का आशय क्या है, कि नहीं कहने का मतलब कि प्रकाश किरणें एक माध्यम से जब दूसरी पारदर्शी माध्यम में जाती है और अगर यह कोण आई है और यह कोण आर है, अगर दूसरे माध्यम से आर कोण पर ही अब इधर से आ रही है तो इधर से आई से ही निकलेगी। यानी आपका एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाने पर आपको जिस पथ का अनुसरण करती है, अगर दूसरी माध्यम में उसी पथ का अनुसरण करिए तो पहले माध्यम में पुनः उसी पथ पर निकल जाएगी। इसी घटना को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। यानी प्रकाश के पथ क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है। एक माध्यम से दूसरी माध्यम का जो पथ होगा, अगर दूसरे माध्यम से भी उसी एंगल पर आएगी तो पहले माध्यम में उसी कोण पर बाहर निकलेगी। इसी को उत्क्रमणीयता का नियम कहते हैं। इस प्रकार अगर उत्क्रमणीयता का नियम देखें तो साइन आई बटे साइन आर बराबर 1n2 लिख रहे हैं, तो दूसरे से पहले में जाएंगे तो साइन, अगर ये आर कोण पर ही अब आर आपतित हो रही है तो आई कोण पर बाहर निकलेगी तो 2n1 होगा। इस प्रकार आपने क्या देखा कि 1n2 और इंटू 2n1 कर दिया जाए तो साइन आई बटा में साइन आर और साइन आर बटा में साइन आई कट करके 1 हो गया। यानी आपने ये देखा कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक गुणनफल 1 होता है। इसलिए अगर 1 की जानकारी है उसको रिवर्ट कर देंगे, यानी 2n1 बराबर 1 बटा में 1n2 ऐसे करके आप लिख सकते हैं, ठीक ना। वर्तमान में सीबीएसई पैटर्न में जब पीछे भी लिख रहे हैं तो वही चीज़ है, आपका क्यों लिखने का तरीका है कि आपका अगर ऐसे लिख रहे हैं, समझ गए ना, तो उसका मतलब यही है कि आपको पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष बराबर 1 बटा में दूसरे माध्यम का आपका दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष ऐसे करके, यानी यहाँ 2 है तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष ऐसा कह दे, ठीक ना। और यहाँ पहले माध्यम का अपवर्तनांक आपको दूसरे माध्यम के सापेक्ष, तो एक दूसरे के आपका व्युत्क्रम होंगे। इस चीज़ को आप समझिएगा, ये आपको प्रकाश की उत्क्रमणीयता से मतलब था, तो ये आपको बेसिक ज्ञान थे जो 12th में आपको समझना है, ठीक ना। अब एक चीज़ आता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसी चीज़ को हम लोगों को देखना है। क्या है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखना है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है और क्रिटिकल एंगल क्रांति कोण क्या है। ये 2 चीज़ आपको समझनी है, ठीक ना। तो ये देखिए कि जब किरणें, प्रकाश किरणें अगर सघन से विरल में जा रही है, किससे जा रही है, सघन से विरल में जा रही है, तो होता क्या है, सघन से विरल में जाने पर अभिलंब से दूर हटती है। और एक चीज़ और भी ध्यान रखना होगा कि जब किरणें आपको एक पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम में जाती है तो आपको अधिकांश तो अपवर्तित होती है, लेकिन कुछ भाग परावर्तित भी होता है। इस तथ्य को भी ध्यान रखना होगा कि कुछ हिस्सा परावर्तित होता है, शेष हिस्सा अपवर्तित हो जाता है, तो अधिकांश अपवर्तित ही होता है। लेकिन आपका जब ये आपतन कोण बढ़ाते जाएंगे तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ेगा, और विशेष आपतन कोण के लिए आपको अपवर्तन कोण 90 अंश के बराबर हो जाता है। तो आपको 2 शर्त है, एक किरणें सघन से विरल में जा रही है और विशेष आपतन कोण पर आपतित होती है तो अपवर्तन कोण 90 डिग्री के बराबर होता है, और जिस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 अंश के बराबर हो जाता है उसी को क्रांति कोण कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। यानी वह आपतन कोण पर तो शर्त लगाएंगे कि सघन से आपको विरल में जा रही है, यानी डेंसर टू रेयर केस है, और उस केस में अगर किरणें आपको
विशेष आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 अंश के बराबर होगा, तो उस आपतन कोण को ही क्या कहते हैं, तो क्रांति कोण कहा जाता है। समझ गए, ठीक ना। तो क्रांति कोण की स्थिति में क्या हो रहा है, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर सघन माध्यम से किरण या सघन माध्यम को 2 से प्रदर्शित कर दें और विरल माध्यम को 1 से, तो आप तो स्नेल का नियम जानते हैं, साइन आई बटा में साइन आर बराबर क्या होता है। अब देखिए दूसरे से पहले मिल गया है तो 2n1 लिखेंगे ऐसे करके, ठीक ना, या इसको ऐसे भी समझिएगा, ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक ना। तो इस तरह से तो उस स्थिति में साइन आई बटे साइन आर बराबर 2n1 होगा। अब 2 के मतलब कि क्या है, डेंसर मीडियम है, और एयर मीडियम में भी ध्यान रखिएगा कि ऐसे करके, ठीक ना। अब विशेष आपतन कोण का मान क्या हो रहा है, विशेष आपतन कोण को C से प्रदर्शित कर दिया जाए, वो क्रांति कोण है, तो उस स्थिति में क्या हो रहा है, विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 अंश के बराबर हो जाता है, साइन 90 बराबर 2n1 ऐसे करके प्रदर्शित किया जाए, ठीक ना। साइन 90 का मान 1 हो जाता है, तो आपने क्या देखा, साइन C बराबर 2n1, अर्थात पहला माध्यम क्या डेंसर है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना, डेंसर टू रेयर। तो इस तरह से क्या हो रहा है, यानी इसके मतलब कि क्रांति कोण सीधे किसके बराबर हो रहा है, माध्यम के अपवर्तनांक के ही बराबर हो रहा है, लेकिन किसके, सघन से विरल की तरफ। सामान्य जो अपवर्तनांक लिखते हैं वो विरल से सघन लिखा जाता है, इसी को ध्यान रखिएगा, और ये सघन से विरल की तरफ लिखा जा रहा है। इसलिए जो सामान्य भाषा में लिखने का प्रयास करेंगे, तो सामान्य भाषा में आपको अब अभी पढ़े थे कि DNR अगर लिख दिया जाए और उसी को रिवर्ट कर दिया जाए RN के सापेक्ष D, तो क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अतः डेंसर टू रेयर टू डेंसर मीडियम का अपवर्तनांक निकालें तो क्या हो जाएगा, 1 बटा में डेंसर टू रेयर मीडियम हो जाएगा। इसलिए ये अगर इस रूप में ही लिखें तो क्या हो जाएगा, 1 बटा में साइन C यानी कोशेक C के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार आप ये भी समझिए कि सामान्य जो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जब अपवर्तनांक का मान निकालोगे तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में जो आपको अपवर्तनांक की वैल्यू होगी वो आपको कैसे निकालेंगे, कोसेक C ये संबंध से निकालेंगे, ठीक ना। अब आपको ध्यान रखना होगा ये कि कोसेक C उस स्थिति में प्रवेश करिएगा जब अपवर्तनांक का मान, समान सवाल हल करिएगा कि अगर 1 से अधिक होगा और उस समय क्रांति कोण निकालनी होगी तो कोसेक C यूज करिएगा, समझ गए। और अगर 1 से कम होगा तो साइन C यूज करके अब और अपवर्तनांक आपको, मैंने कहने का मतलब कि ध्यान रखना होगा कि अगर इसकी वैल्यू 1 से अधिक रखना है, अगर इसको रख करके निकालना है, ठीक ना, तो ये वैल्यू 1 से अधिक होगी तो समझिएगा कि आपको कोसेक C यूज करके क्रांति कोण निकालनी है, और 1 से कम है तो साइन C यूज करके आपको निकालनी है। और अगर इसके बदल पर अपवर्तनांक निकालनी होगी तो ध्यान देना है कि सघन से विरल पूछ रहा है कि विरल से सघन पूछ रहा है। अगर आपको सघन से विरल कहेगा तब तो साइन C यूज करना पड़ेगा, ठीक ना, और अगर विरल से सघन कहेगा तब कोसेक C यूज करके और अपवर्तनांक निकालेंगे। तो ये चीज था, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के विषय में था। इसके संबंध में यहाँ पढ़ने का आशय पूर्ण आंतरिक परावर्तन से यही था कि व्यवहारिक जीवन में कुछ घटनाएं होती है और जहाँ पर ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखने को मिलता है, उसी की व्याख्या के लिए आपको ये समझा गया कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। जैसे कभी कभी देखे होंगे कि कांच में अगर दरार पड़ जाती है, कांच आपको ग्लास में, तो कांच में दरार पड़ जाती है तो चमक हो जाता है। तो ये चमक क्यों होता है कि उसके अंदर कांच की दरार में वायु भर जाएगी, और वायु भर जाएगी तो वायु तो आपको सघन विरल होगी और कांच क्या होगा, आपको सघन होगा। इस प्रकार जो किरणें वायु में ही आपको प्रवेश कर गई है तो वहाँ जो प्रकाश प्रवेश करता है तो फिर आपको क्या होता है, जो कांच से जो वायु के तल पर जो प्रवेश करेगा तो सघन से विरल में जाना होगा।
तो उस स्थिति में आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो जाती है और उसी कारण से दरार की जो किनारे होती है वो चमकीली दिखाई देती है। उसी प्रकार अगर द्रव के अंदर कोई प्रखनली भर दी जाए, उस प्रखनली में वायु भरी हो तो क्या होगा, उस स्थिति में भी उसकी दीवारें चमकीली दिखाई देगी, क्योंकि वहाँ पर भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पाई जाती है, ठीक ना। तो इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही ये जल में प्रखनली भी जो वायु भरी है वो चमकीली दिखाई देगी। कांच में दरार भी पड़ना भी चमकीला दिखाई देता है। या हीरा सामान्य तो पहेली मुहावरा हम बता जाते हैं कि आपको हीरा कीचड़ में भी रहेगा तो वो चमकेगा, लेकिन ऐसा सच्चाई नहीं है। हीरे को चमकने के लिए उसे विशेष कोण पर तराशना पड़ता है, क्योंकि आप देखें अभी समझ रहे थे कि विशेष आपतन कोण की स्थिति में ही वो क्रांति कोण होता है और तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो हीरे को जब विशेष एंगल पर तराशते हैं तो चमक होता है। अब विद्यार्थी यह कहे कि हम पढ़े नहीं और सीधे हमें सब चीज हासिल हो जाए, तो ऐसा नहीं है। पढ़ने से ज्ञान हासिल होता है। जैसे हीरे को तराशा जाता है और तराशने पर आपको उसमें चमक आ जाती है, कीचड़ में रखने से चमक नहीं होगी। उसी प्रकार विद्यार्थी जब पढ़ेगा समझेगा तभी वो आपको अधिक समझ सकता है। ये बात आप व्यवहारिक जीवन में, क्योंकि ये भौतिक विज्ञान